नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था को प्रारंभ करने वाले हैं तथा यह एक सीरीज की तरह चलेगा जिसके अंतर्गत हम लोग भारत के संविधान के विकास के साथ साथ भारतीय संविधान के प्रमुख तथ्यों एवं प्रमुख विषयों को भी इसके अंतर्गत हम लोग आगे देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इस भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था जो कि पॉलिटी का सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास कि किस प्रकार से भारत का संवैधानिक या भारत के संविधान का विकास हम देखते हैं। तो यहाँ पर मूल रूप से हम लोग ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान के विकास को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से भारत के संविधान का निर्माण हुआ है। तो यहाँ सर्वप्रथम हम लोग समझते हैं कि भारत में शासन मूल रूप से 1947 के पहले किसके द्वारा किया जा रहा था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी तथा 1858 में इससे शासन लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन व्यवस्था लेकर किसे दे दी गई, तो सीधा ब्रिटिश ताज को, यानी हम लोग प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन के ताज के द्वारा शासित किए जाने लगे, यानी पूर्ण रूप से हम लोग एक शासित देश बन गए। और इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि इन दोनों, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी हो या ब्रिटिश ताज के अधीन जो भारत का प्रशासन चलाया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, तो उन्हें यहाँ के प्रशासन को नियमित एवं नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार के चार्टर एक्ट और विभिन्न प्रकार के अधिनियम कालांतर में दिए गए। उन अधिनियमों के आधार पर ही क्या किया गया कि भारत के संविधान का हम लोग विकास देखते हैं। यदि हम लोग देखें तो 1757 के पूर्व, 1757 यानी प्लासी के युद्ध के पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी मूल रूप से एक कैसी कंपनी थी, व्यापारिक कंपनी थी जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को की गई थी तथा ईस्ट इंडिया कंपनी को तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 15 वर्षों का एक चार्टर प्रदान किया जाता है जिसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए अधिकृत कर दी जाती है। कालांतर में जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 ईस्वी के पश्चात भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित करने लगती है तो उन भारतीय क्षेत्रों साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने विभिन्न प्रकार के व्यापारिक कार्य करने के लिए कोठियों का निर्माण किया था जो कालांतर में प्रेसिडेंसी नगरों के रूप में विकसित हुआ, जहां हम लोग 3 प्रेसिडेंसियों को देखते हैं, मूल रूप से कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसी को। तो इन प्रेसिडेंसियों के अंदर जो शासन व्यवस्था का संचालन था वह मूल रूप से किन नियम और कानूनों के आधार पर या किन सिद्धांतों के आधार पर होता था, वह था ब्रिटेन के नियम कानून या उनके जो सिद्धांत थे शासन के, उनके आधार पर इन प्रेसिडेंसियों तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा विजित प्रदेशों के जो शासन व्यवस्था थी उसका संचालन किया जाता था। परंतु जब 1857 का जब विद्रोह हो जाता है तो इस विद्रोह के पश्चात यह जो शासन व्यवस्था थी यह किसके पास चली जाती है, डायरेक्टली ब्रिटिश ताज के पास, ब्रिटिश क्राउन के पास। अब भारत की शासन की सत्ता या शासन की जो चाबी थी उसको प्रदान कर दी जाती है। अब हम लोग प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश के शासित राज्य या देश हो गए थे। अब यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रावधान या अधिनियम, जिन्हें हम लोग अधिनियम विनिमय या नियम कहते हैं, उनके द्वारा भारत को शासित किया जाता था। इसी क्रम में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया जाता है। किस लिए, तो भारत में शासन व्यवस्था के संचालन के लिए। और जब हम लोग भारतीय संविधान को उठाकर देखते हैं तो कहीं न कहीं जो भारतीय संविधान के 250 आर्टिकल्स हैं उन्हें भारत सरकार अधिनियम 1935 से उठाकर डाला गया है। यद्यपि यहाँ यह उल्लेखनीय तथ्य होगा कि यह जो 250 प्रावधान है उन्हें तत्कालीन भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें बदलकर, परिवर्तित कर और ढाल कर भारतीय संविधान में हम लोग शामिल किए थे। तो आज हम लोग इस सेशन के अंतर्गत इसी प्रकार एक एक जो भी चार्टर एक्ट थे और विभिन्न प्रकार के ब्रिटिश ताज के अधीन जो भी अधिनियम भारत में ब्रिटिश प्रशासकों को प्रदान किए गए उन्हें एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन।
भारत के संवैधानिक विकास क्रम को जो हम लोग देखते हैं तो इसके अंतर्गत हम लोग सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किए गए विभिन्न प्रकार के चार्टर अधिनियम जो कि ब्रिटिश संसद के द्वारा प्रदान किए गए थे तथा ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन में भारत के शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए विभिन्न एक्ट जो दिए गए थे भारत सरकार को, उसके अंतर्गत हम लोग भारत के संवैधानिक विकास को देखते हैं। यहाँ सर्वप्रथम यदि हम लोग देखें तो 1726 के चार्टर एक्ट के अनुसार 1726 के चार्टर एक्ट के अनुसार भारत की 3 अंग्रेजी प्रेसिडेंसियों 1726 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत भारत में 3 ब्रिटिश कॉलोनियों जिसे प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था, कौन कौन सी थी? तो बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसियों में गवर्नर को अपने प्रेसिडेंसी के संचालन के लिए विभिन्न प्रकार के नियम एवं कानून बनाने की छूट दी गई थी तथा वह जो नियम और कानून था वो ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अंतर्गत बनाए जाते थे। परंतु जब सर्वप्रथम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी को लाया गया, जब सर्वप्रथम रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया तो ये समस्त भारत में जो अंग्रेजी क्षेत्र थे उनके शासन व्यवस्था को नियमित एवं निर्देशित करने के लिए यह एक्ट मूल रूप से लाया गया था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियमित एवं नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया। इसके प्रमुख प्रावधानों को यहाँ हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुशासन को दूर करना। कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुशासन को दूर करना। कंपनी क्या कर रही थी? उसमें तो व्यापार कर रही थी और विभिन्न प्रकार के भ्रष्ट माध्यमों के द्वारा अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने की कोशिश कर रही थी। न केवल कंपनी बल्कि कंपनी में कार्यरत विभिन्न कर्मचारी भी जो थे वह भ्रष्ट आचरण का उपयोग कर अपने लाभ कमाने के उद्देश्य से कर रहे थे। इसके अतिरिक्त ईस्ट इंडिया कंपनी में अत्यधिक कुशासन विद्यमान था। तो इन दोषों को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी लाया गया था। इस एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को रख दिया गया और बंगाल का जो गवर्नर जनरल था भारत में संपूर्ण अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल एक प्रकार से बना दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यह जो सर्वोच्च न्यायालय थे इसकी स्थापना 1774 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे को 1774 में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय का क्या बनाया गया? सर्वोच्च न्यायाधीश। वहीं हाइड, लिमेंस्टर एवं चैम्बर्स और चैम्बर्स को अन्य 3 न्यायाधीश बनाया गया। इसके अतिरिक्त जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में यहाँ पर शासन का कार्यभार दिया गया वह कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर जनरल को उसकी शासन में सहायता प्रदान करने के लिए 4 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया, जिसमें प्रमुख सदस्य के रूप में किनका नामकरण था? तो क्लेवरिंग, मॉनसन, बॉरवेल एवं फिलिप फ्रांसिस को गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य बनाया गया। इसके पश्चात 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट आता है। पीट्स इंडिया एक्ट तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पीट्स द जूनियर के द्वारा लाया गया था तथा यह कंपनी के द्वारा अधिग्रहित भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व का पहला वैधानिक दस्तावेज इसे माना गया है। इसमें लिखा गया था कि जो भी क्षेत्र जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा विजित किए गए हैं वह किसके स्वामित्व में होंगे? तो ब्रिटिश ताज के स्वामित्व में। और इस एक्ट के अनुसार कंपनी के मामलों में क्या किया गया? सरकारी नियंत्रण में वृद्धि
की गई। जहां एक और हम लोग देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 में जो पारित किया गया था, वहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर के द्वारा कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित किया गया था। वहीं यहाँ पर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था, जिसके द्वारा सरकारी नियंत्रण में कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को और भी अधिक बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही इस एक्ट के द्वारा कंपनी के जो व्यापारिक मामले थे उसमें ब्रिटिश सरकार ने हस्तक्षेप की नीति का पालन करना प्रारंभ किया। इसी अधिनियम में पहली बार कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया था। अगर यह प्रश्न पूछे कि कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से कब पृथक किया गया, तो वह था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया कि कंपनी के कर्मचारी जो होंगे वह किसी भी प्रकार का उपहार प्राप्त नहीं करेंगे, इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। तथा युद्ध एवं संधि से पूर्व कंपनी के डायरेक्टरों को भारत में युद्ध एवं संधि से पूर्व कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेनी अनिवार्य होगी। यह जो स्वीकृति थी यह किसे लेनी थी? यह ईस्ट इंडिया कंपनी को यह स्वीकृति लेनी थी। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के पारित होने से पूर्व इंग्लैंड की संसद में 1783 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रित एवं नियमित करने के उद्देश्य से भारत अधिनियम ब्रिटिश संसद में लाया जाता है। परंतु वहां पर यह जो विधेयक था भारतीय विषयों से संबंधित, यह विधेयक ब्रिटिश संसद में गिर जाता है और तत्कालीन लॉर्ड नॉर्थ और लॉर्ड फॉक्स की जो मिलीजुली सरकार थी उसका पतन हो जाता है। यह ब्रिटिश संसदीय इतिहास में पहला अवसर था जब ब्रिटेन के किसी सरकार का जो गिरने का कारण था वह भारत विषय रहा था। इसके पश्चात और इसके पहले ऐसी घटना घटित नहीं हुई थी ब्रिटेन की संसद में। आगे बढ़ते हैं 1786 का अधिनियम। तो यहाँ पर इस अधिनियम में क्या कहा गया था कि विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार दिया गया। साथ ही साथ रद्द किए गए निर्णय के स्थान पर अपने निर्णय को लागू करने का जो अधिकार था और जो शक्ति थी वह किसे दिया गया? गवर्नर जनरल को। आगे है चार्टर एक्ट 1793। यहाँ पर क्या किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो गठन किया गया था किसके द्वारा? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा इनके सदस्यों का जो वेतन था वह कहाँ से देना निर्धारित किया गया? वह देना निर्धारित किया गया भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त लिखित विधियों के द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई एवं सभी कानूनों एवं नियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। आगे हम लोग देखेंगे चार्टर एक्ट 1813 के प्रमुख प्रावधानों को। तो सर्वप्रथम है चार्टर एक्ट 1813। तो इस अधिनियम या इस एक्ट के अनुसार क्या किया गया कि ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के समस्त व्यापारिक एकाधिकार को यहाँ पर समाप्त कर दिया। क्या किया कि समस्त व्यापारिक एकाधिकार यानी कि इंग्लैंड के प्रत्येक नागरिक अब भारत के साथ में व्यापार करने के लिए वो भी तैयार हो गए थे और वह भी व्यापार कर सकते थे। परंतु यहाँ पर एक अपवाद छोड़ा गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह भारतीय चाय एवं चीन के साथ जो व्यापार करेंगे वो कौन करेगा? केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और यह जो एक्ट था अगले 20 वर्षों के लिए दिया गया था। किस लिए? तो भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर कंपनी के नियंत्रण का जो अधिकार था वह अगले 20 वर्षों तक के लिए इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने बढ़ा दिया था। इसके पश्चात है कि इस एक्ट में पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए
प्रति वर्ष 1 लाख रुपए, प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। वहीं इस एक्ट में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं को करारोपण का भी अधिकार प्रदान किया गया था, यानी कि जो भी स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं थी अपने क्षेत्रों में वह कर आरोपित कर सकती थी तथा उसके अनुसार वह टैक्स वहां से वसूल सकती थी। इसके पश्चात 20 वर्षों के पश्चात यहाँ पर हमें 1833 चार्टर एक्ट 1833 ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। इसके अनुसार से कंपनी को भारतीय क्षेत्रों पर प्रशासन करना सुनिश्चित करना था। तो यहाँ पे क्या दिया कि कंपनी के जो भी वाणिज्यिक या व्यापारिक अधिकार थे, 13 में क्या किया गया कि व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और अपवाद क्या रखा, तो चाय और चीनी चाची को छोड़ दिया गया था 1813 के एक्ट में। ध्यान रखिएगा कि 1813 के एक्ट में चाची को छोड़ दिया था, चा से चाय और ची से चीन, इन दोनों के अधिकार को छोड़ करके 33 में जब हम लोग जाते हैं, 33 की ओर बढ़ते हैं, तो क्या किया गया कि यहाँ पर कंपनी के समस्त व्यापारिक गतिविधियों पर पूर्ण विराम इस एक्ट के द्वारा लगा दिया गया। अब कंपनी का मूल कार्य क्या हो गया, तो कंपनी मूल रूप से जो भारत में उसने क्षेत्र अधिग्रहित या विजय किए थे उन पर वह प्रशासन करने की जो जिम्मेदारी थी ब्रिटिश ताज की ओर से वह कंपनी को दे दी गई। इसके पश्चात होता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को समस्त भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस दृष्टिकोण से यदि हम लोग देखें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो तत्कालीन बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। इसके पश्चात है कि कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य, क्या किया गया कि एक विधि सदस्य को यहाँ पर नियुक्त किया जाता है और प्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को शामिल किया जाता है। लॉर्ड मैकाले 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया प्रथम विधिक सदस्य था, परंतु यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य है कि इस विधिक सदस्य को परिषद में मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था, मतदान का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया था। इस प्रकार से यदि हम लोग देखें तो 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार जो गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल के परिषद में सदस्यों की जो कुल संख्या थी विधि सदस्य के आने के उपरांत वह बढ़कर 4 हो जाती है। आगे बढ़ते हैं तो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों को पूर्व में क्या दिया गया था, कानून बनाने का अधिकार दिया गया था, परंतु यहाँ पर उनसे यह अधिकार छीनकर किसे दे दिया गया, तो भारत के गवर्नर जनरल, सपरिषद भारत के गवर्नर जनरल को समस्त भारतीय अंग्रेजी क्षेत्रों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। आगे बढ़ते हैं तो इसी अधिनियम में पहली बार भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। भारत में पहली बार 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया तथा इस विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया था। लॉर्ड मैकाले भारत में गठित प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे तथा विधि आयोग में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो 4 सदस्यीय इस आयोग का गठन किया गया था। इस एक्ट के अनुसार दास प्रथा को भारत में विधि विरुद्ध बना दिया गया तथा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसे समाप्त करने को कहा गया। जो दास प्रथा है भारत में वह 1843 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 1843 ईस्वी में दास प्रथा को भारत से समाप्त किया गया था। इसके अतिरिक्त कि कंपनी की नौकरियों में जाति, वंश, मूल, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भी विभेद नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम में यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक भारतीयों को भी भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करने का अवसर प्रदान किया जाएगा, परंतु यहाँ पर यह हमें फलीभूत होता दिखाई नहीं देता है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण देश के लिए एक बजट बनाने का प्रावधान 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था।
आगे बढ़ते हैं तो अगला एक्ट है 1853 का चार्टर एक्ट। यहाँ उल्लेखनीय बात है कि जितने भी चार्टर एक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन के संचालन के लिए दिए जाते थे, वहीं उन सारे एक्ट्स में 20 वर्षों के लिए वह एक्ट दिए जाते थे। परंतु पहली बार यह एक ऐसा एक्ट आया था जिसमें समय सीमा का अभाव था। क्या था? समय सीमा का अभाव था। यानी अब लोग यह मान रहे थे कि किसी भी समय ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के शासन से निष्कासित किया जा सकता है। यहाँ पर विधायी और प्रशासनिक कार्यों का इस एक्ट के द्वारा पृथक्करण कर दिया गया। यानी एक व्यक्ति विधायी कार्य करेगा और दूसरा व्यक्ति प्रशासनिक कार्यों को देखेगा। यहाँ पर एक ही दोनों कार्य जो था एक ही व्यक्ति के द्वारा अब देखे नहीं जा सकते थे। आगे है कि बंगाल के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। बंगाल के लिए 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। वहीं विधि सदस्य जिसकी नियुक्ति 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा की गई थी, उन्हें इस एक्ट के अनुसार क्या किया गया? पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। इसके साथ ही नियुक्तियां जो थी अब प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा, नियुक्तियां जो थी भारत में प्रशासन से संबंधित प्रशासनिक नियुक्तियां जो होनी थी अब प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा के आधार पर यहाँ पर नियुक्तियां की जानी थी। और ब्रिटिश संसद को कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। यानी ब्रिटिश संसद कभी भी अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार उन्हें दिया गया, कभी भी कर सकती थी। और इस हिसाब से देखें तो यह अपने प्रकार का अंतिम चार्टर था। इसके पश्चात 1857 का विद्रोह होता है और 1858 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित करके यहाँ पर दिया जाता है। उस समय 1858 में भारत के जो गवर्नर जनरल थे वह कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इसीलिए कैनिंग को क्या बोला जाता है? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। तथा यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? तो वायसराय, यह परिवर्तित करके किया गया वायसराय, ध्यान रखिएगा। और भारत का जो प्रथम वायसराय बना वह कौन बना? तो लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बनता है। इसके पश्चात इस अधिनियम में भारतीय प्रशासन पर जो नियंत्रण था वह कंपनी से छीन करके कंपनी से ले लिया जाता है कि आप भारत पर अब शासन नहीं करेंगे। भारत पर शासन तब करता कौन? तो यह अधिकार दिया गया ब्रिटिश ताज को। ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन में भारत को शामिल कर लिया गया। इसकी जो घोषणा थी, घोषणा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1 नवंबर 1858 को की जाती है। इसके पश्चात है कि ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के स्थान पर क्या किया गया? भारत सचिव के पद का निर्माण किया गया। और इसके साथ ही जो विभिन्न 2 बोर्डें थी उन बोर्ड के स्थान पर 15 सदस्यीय भारत परिषद का निर्माण किया जाता है। इस 15 सदस्यीय भारतीय परिषद और भारत सचिव का जो वेतन था उसका जो खर्च था वो कहाँ से दिया जाना था? तो भारतीय राजस्व से। यह निर्धारित किया गया था कि भारतीय राजस्व में से भारतीय परिषद और भारत सचिव का वेतन प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसके विधिक सदस्य तथा एडवोकेट जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जानी थी? तो सम्राट के द्वारा की जानी थी। तो आज का जो हमारा यह सेशन था यह भारत में संवैधानिक विकास क्रम में ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए विभिन्न चार्टरों के अंतर्गत यह सेशन आज हम लोगों का था। अगले सेशन में हम लोग जब भारत पर ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण या ताज का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया तो उसके आधार पर भारत में किस प्रकार के विभिन्न प्रकार के अधिनियम दिए गए, उनमें क्या प्रावधान थे, और इन सारे प्रावधानों को हम लोग देखेंगे और अंत में हम लोग भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को देखेंगे। इन वीडियो से आपको कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले फिर सेशन में हम लोग, तब तक देखते रहिए मंथन क्लासेस। थैंक यू।